नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ ना कोई नीति है ना कोई नियम है। जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार राजनीति की ऐसी भूमि है जहाँ पर हमेशा राजनीतिक सक्रियता बनी रहती है। कोई भी मामला हो, कोई भी मसला हो, राजनीति का आपको देखें तो उच्चतम स्तर बिहार के किसी भी मुद्दे में दिख जाता है। और बिहार ही एक ऐसी भूमि है जहां पर अगर देखें तो राजनीतिक सहमत का जो खेल खेला जाता है, इसे अखाड़े, राजनीतिक अखाड़े के रूप में देखा जाता है। आम दिन हो या फिर चुनाव का मौसम हो, हमेशा राजनीति की बातें जो है वह यहाँ के हवाओं में देखी जाती है। राजनीति की हवाएं जो है यहाँ हमेशा चलती रहती है। बिहार के कुर्नी उपचुनाव में, जो कुर्नी विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, उसे आपको बता दें कि राजनीति का फाइनल मैच समझा जा रहा है। और इससे पहले बहुत कुछ बिहार में चेंजेज हो रहे हैं। आपको बता दें कि एक और जहां राजद अपने संगठन में चेंज करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, राजद के संगठन में बड़ा फेरबदल होना है, वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड के संगठन में भी बड़ा फेरबदल होना है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो जगदानंद सिंह जी थे, आपको बताया था, हमने बताया था, जनता टॉकीज की टीम ने आपसे शेयर की थी कि कैसे जो है जगदानंद सिंह जी का वो इस्तीफा लिया जा रहा है। इसके बाद जगदानंद सिंह जी काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे थे सुधाकर सिंह वाले प्रकरण के बाद, और उनकी जगह जो है वह मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के उद्देश्य से तेजस्वी यादव जी ने, आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का नाम जो है वह सुझाया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू प्रसाद यादव जी के भी काफ़ी करीबी रहे हैं, फेवरेट रहे हैं, नीतीश कुमार जी के भी फेवरेट रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी ने जब इनका नाम सुझाया है तो सीधे तौर पर एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र मकसद है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक जो राजद से लगातार बिखरता हुआ जा रहा है, टूटता हुआ जा रहा है, उसे फिर से एक सूत्र में बांधने का काम किया जाए। वहीं दूसरी ओर देखें तो जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, और 27 नवंबर जो है, यानी कि कुर्नी उपचुनाव जो 5 तारीख को होना है, उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के में भी बड़े बदलाव होने हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ जो राजनीतिक दलों की स्थिति है, यानी कि गठबंधन के घटक दलों की जो स्थिति है, उसमें हमेशा बदलाव देखने को मिलता रहता है। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भी गठबंधन के दलीय स्थिति में चुनाव बड़े बदलाव हुए थे। और ऐसे में हमने देखा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी वाला मामला हो, या फिर हमने यह देखा था कि मुकेश सहनी जी कैसे उस समय महागठबंधन में थे और नीतीश कुमार जी एनडीए के हिस्से थे। और नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जाकर के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इससे पहले महागठबंधन अपने प्रत्याशी की घोषणा करने वाली थी। और पटना के एक बड़े होटल में जो है एक संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाया गया था महागठबंधन की ओर से, जिसमें तेजस्वी यादव जी मौजूद थे, तेज प्रताप यादव जी मौजूद थे, और महागठबंधन के तमाम बड़े आला अधिकारी शामिल थे। लेकिन वहाँ से मुकेश सहनी जी कैसे वहाँ खड़े होते हैं, पीठ में खंजर घोंपने की बात कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद जो है वे महागठबंधन को छोड़ देते हैं। जिसके बाद हमने देखा कि एनडीए में जाते हैं, एनडीए में जाकर के चुनाव लड़ते हैं। मुकेश सहनी जी खुद तो नहीं जीतते हैं, लेकिन उनके प्रत्याशी जीत जाते हैं। लेकिन अंततः हमने यह भी देखा कि उनके जीते हुए प्रत्याशी कैसे वापस बीजेपी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी में जाकर के मिल लेते हैं। मुकेश सहनी जी खार खाए हुए थे मोकामा और गोपालगंज में, कैसे उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ जो है दे दिया था, उन्होंने समर्थन दे दिया था। लेकिन कुर्नी में अपने बात करें अपने पार्टी के सिंबल पर अपने प्रत्याशी को उतारने का उन्होंने फैसला लिया है, और उसको लेकर के वे लगातार तैयार हैं। लेकिन इसी बीच राजनीति हो रही है बिहार में तगड़ी। और क्या होता है कि जब आपको दूसरे दल का नेक्स्ट प्लान क्या है, अगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप उस पर एक तंज कस दीजिए, अपने आप जो है नेक्स्ट प्लान बता देते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है बिहार के राजनीति में। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार अपने दल में भी चेंजेस कर रही है। यहाँ एक बात समझिए, ये बिहार के राजनीतिक दलों के बीच में एक ऐसा मौसम चल रहा है जहाँ सभी दल अपने भीतर कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें सभी शामिल हैं, चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, राजद की बात कर लीजिए, जनता दल यूनाइटेड की बात कर लीजिए, सभी अपने अपने दल में कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है वो लगातार कर रहे हैं। बीजेपी में तो आपने बताया था कि कैसे जातीय समीकरण को ध्यान में रख करके परिवर्तन किया जाना है, और इसको लेकर के पिछड़ा अति पिछड़ा सबको जोड़ने की बात हो रही है। और कुर्नी उपचुनाव बेहद अहम है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि यहाँ से एक संदेश जाएगा, और संदेश जाएगा जो 24 और 25 के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर देखें तो बीजेपी लगातार बयानबाजी कर रही है, चाहे तेजस्वी यादव जी पर बयानबाजी हो, नीतीश कुमार जी पर बयानबाजी हो। हमने आपको दिखाया था कि कैसे नीतीश कुमार जी पर अलग अलग घोटालों का आरोप लगा रही है बीजेपी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 2017 में कैसे जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन से अलग होकर के चले गए थे, तो यह एक बड़ा वजह रहा था आरोप
कैसे सुशील कुमार मोदी जी उस समय मोर्चा संभाले हुए थे, अभी भी संभाले हुए हैं, लेकिन 2017 में सुशील कुमार मोदी जी नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी, पुराने मित्र, वे मोर्चा संभाले हुए थे और कैसे बयानबाजी कर रहे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव जी से सिलसिलेवार ढंग से जवाब देने के लिए भी कहा था, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद यह गठबंधन जो है वह टूट गया था, यानी कि महागठबंधन टूट गया था और नीतीश कुमार जी वापस एनडीए में आ गए थे, बीजेपी के साथ आ गए थे। तो फिर से वैसी ही परिस्थिति बनाए जाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन राजद जो है फूक फूक करके कदम रख रही है, क्योंकि इतिहास से राजद ने बड़ा सबक लिया है, खासकर तेजस्वी यादव जी ने सबक लिया है। तेजस्वी यादव जी उसी समय राजनीतिक रूप से उनका पदार्पण हुआ था, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर के तेजस्वी यादव जी उभरे थे, लेकिन समय बेहद कम मिला था तेजस्वी यादव जी के पास, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष रहते हुए तेजस्वी यादव जी ने बहुत कुछ सीखा। नीतीश कुमार जी ने एंट्री तो करा दी, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने उस समुद्र में, राजनीतिक समुद्र में गोते लगा लगा करके बहुत कुछ सीखे हैं, और इसका जो है अब तेजस्वी यादव जी के फैसले में इन तमाम एक्सपीरियंस का समावेश दिखता है, जो अनुभव है उसका समावेश दिखता रहता है तेजस्वी यादव जी के इस फैसले में। अगर देखें तो आपको बता दें कि अब जो कुर्नी में उपचुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में दलीय स्थिति फिर से एक बार गंभीर हो गई है, बदल गई है, और इतनी तेजी से घटनाक्रम बदली है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। जहां माफ कीजिएगा, कुर्नी से पहले जो 2 उपचुनाव हुए, मोकामा और गोपालगंज, वहां जो समीकरण थे, वहां जो दलीय स्थिति थी, वह अब कुर्नी वाले उपचुनाव में नहीं है। दलीय स्थिति यहाँ बदल गई है, और नीतीश कुमार जी के लिए भी एक बड़ा मौका है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग हुए हैं, यानी कि एनडीए से अलग हुए हैं, उसके बाद यह पहला मौका है जहां नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी, यानी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से किसी इलेक्शन में फाइट कर रहे हो। और ऐसे में कुर्नी से जो मनोज कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, पूर्व बहुत एक्सपीरियंस है, पूर्व में भी विधायक रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, तो उसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड और पूरा महागठबंधन मैदान में है। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी अपने प्रत्याशी को लेकर के उतरते हैं, भूमियार समाज से लेकर के उतरते हैं, उसके बाद से बीजेपी लगातार बयानबाजी कर रही थी, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने मुकेश सहनी जी को यह तक कह दिया कि वे नीतीश कुमार जी के ही बी टीम हैं। इससे पहले याद कर लीजिए, ये बी टीम वाला जो प्रकरण है वो बहुत चल रहा है अभी राजनीति में, 2020 से ही बहुत सक्रिय है बिहार की राजनीति में। एक और जहाँ नीतीश कुमार जी ने चिराग पासवान जी को, यानी कि एलजेपी को, उस समय बता दिया था कि वह बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही थी, और नीतीश कुमार जी के पार्टी जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने अच्छा खासा डैमेज पहुँचाया। तो इसके बाद जो मोकामा और गोपालगंज में चुनाव हुए, वहाँ तेजस्वी यादव जी ओवैसी जी को कहते हुए नजर आए कि वे बीजेपी के बी टीम है। लेकिन अब बीजेपी यह कहना शुरू कर दी है कि जो मुकेश सहनी हैं वे जो हैं वह जनता दल यूनाइटेड के बी टीम है। तो इसी प्रकरण पर लेकर के आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वे जो हैं बीजेपी के ए टीम बनने के लिए तैयार है। बी टीम की तो बात ही छोड़ दीजिए, वे बीजेपी की ए टीम बनने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखा है। शर्त क्या रखा है? तो मुकेश सहनी जी ने शर्त रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि वे निषाद समाज को आरक्षण दे दे, इसके बाद बीजेपी जो कहेगी, जैसे कहेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। हमने आपको बताया था, जनता टॉकीज की टीम ने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसे मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि बीजेपी अगर उनके शर्त को मान लेती है, निषाद समाज के आरक्षण की बात मान लेती है, तो वे अगर उनकी जान भी मांगेंगे तो मुकेश सहनी जी अपना जान देने के लिए तैयार है। लेकिन चीज़ें देखिए कैसे तेजी से बदलते जा रही है। इधर मुकेश सहनी जी अपने प्रत्याशी को लेकर के मैदान में है, इधर बीजेपी आरोप लगाती है, और मुकेश सहनी जी स्पष्ट रूप से इस आरोप पर जवाब देते हुए, खुले तौर पर ऑफर देते हुए कहते हैं कि हम तो बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हैं, बस हमारा ये शर्त मान लीजिए। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान जी भी इस मामले में प्रासंगिक हो गए। कैसे हो गए हैं? तो आपको बताया था हमने कि कैसे बीजेपी अपने दल में यहाँ चेंज करने जा रही है, राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण को, तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके काम करने जा रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान जी की एंट्री बेहद खास मानी जा रही है, आपको बता दें कि बीजेपी में, और इसको लेकर कयास लग रहा है कि चिराग पासवान जी की कभी भी एंट्री हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने एक और बड़ी बात की है कि जो बहुत महत्वपूर्ण पदों में और बहुत महत्वपूर्ण अगर देखें घटनाओं के लिए, कार्यक्रमों के लिए, संजय पासवान जो बीजेपी से एमएलसी हैं, उन्हें जो है प्रमुखता से फिर आगे कर दिया है। यानी कि चिराग पासवान जी की जगह बीजेपी संजय पासवान जी से बीजेपी में काम ले रही है। लेकिन यह कितना जो है फल दे पाता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन समझिए, चिराग पासवान जी तो सीधे तौर पर मोकामा, गोपालगंज दोनों जगह जो है वो कर रहे थे, उनको प्रत्याशी नहीं उतारा था। कुर्नी में भी यही स्थिति है, बीजेपी को ही समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सिर्फ यूज कर रही है चिराग पासवान जी का, या फिर
चिराग पासवान जी को आने वाले समय में अपने राजनीति में उन्हें एक कोई तोहफा देती है, अपने साथ लेती है, एनडीए में साथ लेती है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मुकेश सहनी, चिराग पासवान, हमने बताया था कि ये सब ऐसे इक्के हैं। इसके बाद अगर आरसीपी सिंह की बात कर ली जाए, ये तमाम लोग जो हैं उन्हें बीजेपी एंट्री करा सकती है, या फिर और बीजेपी को एंट्री कराने से बीजेपी का एक सीधा मकसद है 2024-2025 का चुनाव, और उस चुनाव में अगर ये तमाम लोग साथ रहते हैं तो जातीय समीकरण को बीजेपी अच्छे से साध पाएगी। तो ऐसे में मुकेश सहनी जी ने खुले तौर पर कह दिया है कि वे जो है बीजेपी का ए टीम बनने के लिए तैयार हैं, बस बीजेपी उनके शर्त को मान ले। लेकिन एक बार फिर से बंगला प्रकरण भी आ गया है। आपको याद होगा कि कैसे बीजेपी ने चिराग पासवान जी के पिताजी वाला बंगला जो है वह दिल्ली में खाली करवाया था। रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का तस्वीर कैसे सड़क पर फेंक दिया था। लेकिन बिहार में, अब आपको बता दें कि बिहार में लगातार इस बंगले को खाली कराने की क्या बात चल रही है। मुकेश सहनी जी जिस बंगला में रह रहे थे मंत्री बनते रहते हुए, तो उस बंगले को खाली कराने की क्या बात चल रही है। और ऐसे में मुकेश सहनी जी ने फिर से टाइम मांगा है, और उस बंगले के लिए उन्होंने कहा है कि हम जो है 30 गुना अधिक जो है उस पर फाइन दे रहे हैं, तो अभी हमें समय दिया जाए। लेकिन कुर्नी का जो उपचुनाव है वो बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि मुकेश सहनी जी ने वहाँ जातीय समीकरण को जो है वह देखते हुए भूमिहार समाज से जो प्रत्याशी उतार दिया है। तो भीतर कहने से ये भी खबर आ रही है कि अब वहाँ जो मामला है वह जदयू वर्सेस वीआईपी का हो गया है। भले ही बीजेपी इसमें अलग चीज़ें देख रही हो, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट फिलहाल तो यही वहाँ से आ रहा है, दूर से आ रहा है, कुर्नी से आ रहा है कि बीजेपी, और माफ़ कीजिएगा, बीजेपी जो है वह इस रेस से ही थोड़ा थोड़ा साइड हटते हुए दिख रही है, क्योंकि बनिया समाज का जो वोट है और जो ध्रुवीकरण वाला वोट है वो